दोस्तों आज हम इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड द रीजन इज हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो आज हम चार इंपॉर्टेंट पिलर्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट चाइना, फिर हम इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करने वाले हैं और फाइनली ग्लोबल साउथ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद रिलेशंस। दोनों देशों के बीच में वैसे देखा जाए तो रिलेशंस तो काफी पुराना है, लेकिन 2000 यानी कि आज से 23 साल पहले दोनों ने अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया और इसको एक नया नाम दिया, ग्लोबल पार्टनरशिप। उसके बाद 2006 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2006 में इस रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप नाम दिया गया। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, सिर्फ यहां पर नाम नहीं बदला जाता है, नाम के साथ साथ पूरा रिलेशन जो है वो भी अपग्रेड हो जाता है। 2006 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो 2014 में हमें देखने को मिला। 2014 में इस रिलेशनशिप को अपग्रेड करके इसका नाम रखा गया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। और दोस्तों 2023 में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स यानी कि नरेंद्र मोदी साहब और किशिदा साहब ने ये एक वचन दिया है कि इस रिलेशनशिप को वो और ज्यादा एक्सपांड करने वाले हैं। अब दोनों देशों के बीच में वैसे तो बहुत सारे इश्यूज पर बातचीत हुई, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में। दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? दोनों देशों को एक कॉमन देश से खतरा है एंड दैट इज चाइना। चाइना की वजह से आप कह सकते हैं कि जापान और इंडिया के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हुई है और ज्यादा गहरी हुई है। इसी के साथ साथ दोनों देशों के लिए इंडो पैसिफिक रीजन और इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी रहें, ये दोनों देशों के हित में है। इसलिए यहां पर दोनों देश जो हैं वो मिलकर मेक श्योर करना चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री रहें, फेयर रहें, ओपन टू ऑल रहें। यहां पर कोई भी एक देश यानी कि यहां पर चाइना जो है जिस प्रकार से अपना असर्टिव बिहेवियर या फिर जिस प्रकार से अपनी दादागिरी कर रहा है, तो ये चीज बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल ना हो। तो उसके लिए सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा और इसी वजह से जापान और इंडिया भी मिलकर काम कर रहे हैं फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। वैसे इंडो पैसिफिक के बारे में हम आगे चलकर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक वक्त था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो है वो एक बहुत ही पैसिफिस्ट कंट्री बन गया था। पैसिफिस्ट का मतलब यह है कि एक बहुत ही शांति प्रिय देश बन गया था। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से जापान जो है वो अपने आप को दूर रख रहा था। लेकिन चाइना की वजह से, चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से अब जापान जो है वो अब अपना जो पुराना पैसिफिज्म जो है उसको छोड़ रहा है और जापान जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। जापान ये भी मानता है कि अगर चाइना को हमें कंट्रोल करना है तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। और व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग चाइना, व्हेन इट कम्स टू हैविंग ए कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, कि अगर चाइना के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो उसमें अगर कोई हमारा मित्र देश हमारा साथ देगा तो दैट इज इंडिया। ऐसा जापान मानता है और भारत भी जापान के बारे में ऐसा ही सोचता है कि अगर कोई इश्यू हुआ, कोई ग्लोबल लेवल पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो जापान जो है वो हमारा साथ देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जापान अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। जापान अपनी डिफेंस बजट को भी बढ़ा रहा है और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर रहा है। और ये पूरे क्वाड के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जितना जापान स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही इवेंचुअली क्वाड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों जापान पहला ऐसा डेवलप्ड देश है जिसके साथ भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। इट वॉज बैक इन 2011। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर CEPA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यस, जापान पहला ऐसा देश है जिसके साथ हमने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। लेकिन द थिंग इज इंडिया और जापान के बीच में वैसे तो दूरी भी काफ़ी है और इतने कोई खास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो एक्सचेंज नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से ये CEPA जो है वो अपना रंग या फिर अपना जो एक रिजल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया। लेकिन दोनों देशों ने बायलैटरल लेवल पर काफ़ी कोशिश की और धीरे धीरे करके ट्रेड जो है वो
बढ़ता गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो था $20.75 बिलियन, विच इज द लार्जेस्ट एवर सो फार बिटवीन दीज टू कंट्रीज। इसी के साथ साथ जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लास्ट ईयर ये प्रॉमिस किया था कि आने वाले 5 सालों के अंदर जापान भारत में 3,20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये भारत के और जापान के लिए काफ़ी अच्छे न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी बात है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो सही दिशा में आगे जा रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन पर बातचीत हुई, हेल्थ केयर पर बातचीत हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज सेमीकंडक्टर्स। वी नो कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो किसी भी गैजेट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए उसका जो ब्रेन है वो होता है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को बनाना जो है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर फैक्ट्री कि आपने फैक्ट्री लगा दी और फिर आपने सेमीकंडक्टर बना लिया, नहीं। इसकी सप्लाई चेन को एक प्रकार से क्रिएट करने में आपको लगभग 1 दशक जितना वक्त जो है वो लग जाता है, लगभग 10 साल जो है वो लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से चाइना का मिसबिहेवियर रहा है और चाइना ने जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो दादागिरी दिखाई है, तो अब जापान और इंडिया भी चाहते हैं कि इसकी एक रिलायबल सप्लाई चेन जो है वो क्रिएट की जाए। और इसमें ये होगा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का प्रोडक्शन जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और इसी के साथ साथ दूसरे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र जो हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भारत और जापान जो हैं वो मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर दोनों देशों ने बातचीत की। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। दोस्तों, चाइना के जो शी जिनपिंग साहब हैं वो हाल ही में गए थे मॉस्को, और जब ये किशिदा साहब भारत की यात्रा पर आए तो उसके तुरंत बाद ही, जहाँ तक मुझे पता है, उसके तुरंत बाद ही ये जो शी जिनपिंग साहब हैं वो मॉस्को गए थे। वैसे इट्स नॉट ए सॉर्ट ऑफ कोइंसिडेंस नहीं है, ये पहले से ही इस प्रकार की मीटिंग्स जो हैं वो प्लान की जाती है। बट वी ऑल नो, द होल वर्ल्ड नोज कि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशनशिप जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और ये विजिट जो शी जिनपिंग की है, तो उसका ही कहीं ना कहीं एक जवाब जो है वो भारत ने चाइना को दिया है, भारत और जापान ने मिलकर चाइना को दिया है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स एक्सपांड हो रहे हैं तो हमारे भी रिलेशनशिप जो हैं वो एक्सपांड डेफिनेटली हो रहे हैं। और जब से रशिया ने ये यूक्रेन पर एक इन्वेजन किया है, उसके बाद पहली बार शी जिनपिंग साहब जो हैं वो रशिया की यात्रा पर गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सिग्नल जो है वो चाइना ने दिया है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि कहीं ना कहीं रशिया जो है उसके साथ चाइना खड़ा हुआ है। और यहाँ पर रशिया जो है, मीन्स चाइना जो है वो ये भी जानता है कि यूएसए को अगर आपको बिजी रखना है, यूएसए को अगर आपको तोड़ देना है, तो उसके सामने आप रशिया को खड़ा कर दीजिए, यूएसए हमेशा बिजी रहेगा। तो दैट्स व्हाट चाइना इज डूइंग नाउ। और इसके साथ साथ रशियन एनर्जी जो है उसका भी एक्सेस चाइना को डायरेक्टली मिल रहा है, जब रशिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। भारत से अपनी यात्रा जैसे ही ख़त्म की तो किशिदा साहब जो हैं वो गए यूक्रेन। यस दोस्तों, वो डायरेक्टली एक सरप्राइज विजिट उन्होंने दी, इंडिया से डायरेक्ट वो पहुंचे यूक्रेन। और यूक्रेन में उनकी मुलाकात जो है वो उनके प्रेसिडेंट के साथ हुई। और उसी वक्त में पता है क्या हुआ, रशिया के जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स जो हैं, 2 ऐसे रशियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो सी ऑफ जापान के ऊपर उड़कर गए। एंड दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ सिग्नल, एक प्रकार का सिग्नल जो है वो रशिया ने जापान को दिया है, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में एक प्रकार की विजिट की। इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि अब चाइना का जो एक नेवल एडवेंचरिज्म है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड होगा, खास करके इंडियन ओशन रीजन में। जिस प्रकार से चाइना जो है वो पेनिट्रेट करना चाहता है, चाइना की नेवी जो है वो वहाँ पर बेसिस बनाने के बारे में सोच रही हैं। कई बार हमें उनकी वेसल्स और ऐसी स्पाई शिप्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना इंडियन ओशन रीजन में कर रहा है। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को चाइना ने एक्सपांड किया है, अब क्या होगा कि चाइना के पास एक और देश आ चुका है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, कि एक परमानेंट मेंबर, राइट, अब चाइना का मित्र बन चुका है। तो जब भी कभी कोई किसी डिफिकल्ट टॉपिक पर वोटिंग होगी और वीटो पावर यूज करना होगा, तो 2 देश यानी कि रशिया और चाइना जो हैं
वो लगभग अब एक दूसरे के मामले में एक दूसरे को बचाने के लिए वीटो पावर्स जो हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ चाइना जो है वो सारी चीज़ों को रीइवैल्यूएट कर रहा है कि जिस प्रकार से यूक्रेन में रशिया ने हमला बोल दिया है तो इसका आउटकम क्या आएगा, दुनिया रशिया को किस प्रकार से देखेगी। तो बैठकर चाइना जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टडी कर रहा है, और अगर उनको लगा कि नहीं इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है तो फ्यूचर में ताइवान पर भी ऐसा हमला किया जा सकता है। यू नेवर नो, इंडिया पर भी, जापान पर भी और दूसरे ऐसे देशों के साथ भी इस प्रकार का एक मिस एडवेंचर जो है वो चाइना करेगा। और यहाँ पर सारा उनको जो स्टडी करने का काम है वो रशिया प्रोवाइड कर रहा है। ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे चाइना को सीखने को मिल रहा है कि फ्यूचर में उसको किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी चाइना की बात। आई होप ये थिंग्स, अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की है वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक के बारे में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है अब ये दुनिया में नहीं रहे, ये जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम है शिंजो एबे साहब। और जब भी हम इंडो पैसिफिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा ये इंडो पैसिफिक शब्द जो हैं वो अगर किसी ने हमें दिया है तो दैट इज शिंजो एबे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो 2007 की बात है, वो भारत की पार्लियामेंट में आए थे, भारत की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, उन्होंने ये कहा था कि ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो हैं वो एक दूसरे को मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो नई दुनिया है, इस नई दुनिया में ये दोनों बड़े महासागरों के तट पर रहने वाले जो दो देश हैं, या फिर दो से ज्यादा जो भी देश हैं, दो महासागर हैं लेकिन जो मल्टीपल कंट्रीज हैं, तो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये दो सीज या फिर दो ओशियंस जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एबे साहब ने ये भी कहा था कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो आने वाले समय में मिलने लगेगी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। और आजकल यही चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में उन्होंने बात की, फिर उसके बाद क्वाड जो हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। और जो क्वाड ग्रुप बना है जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 देश हैं, तो ये इसका भी जो बेस रखा है किसी ने तो दैट इज शिंजो एबे। और किशिदा साहब जो हैं वो शिंजो एबे की जो स्ट्रेटजीज थी, शिंजो एबे के द्वारा जो एक आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं, एक विचारधारा जो है, उसी दिशा में आज के प्राइम मिनिस्टर की सरकार जो है, जापान के प्राइम मिनिस्टर की सरकार है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। इसी के साथ इंडो पैसिफिक जो है इसके 3 पिलर्स के बारे में भी शिंजो एबे साहब ने बताया था। इसमें नंबर 1 पिलर जो है वो ये है कि ये पूरा जो रीजन है, एयर वाइज देखे, सी वाइज देखे, तो ये पूरा ट्रेड के लिए फ्री होना चाहिए। कोई भी देश जो है वो इसका सदुपयोग कर सके, राइट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये चीज़ें, सेकंड पिलर जो है उसमें यह था कि रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप रोड्स बनाइए, पोर्ट्स बनाइए, डिजिटल लिंकेजेस बनाइए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ज़्यादा इंप्रूव कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए। तो ये था इसका सेकंड पिलर। एंड नंबर 3 इज पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। इसमें maritime security, law enforcement, prevention of terror activities, sharing intelligence, providing disaster relief, ये इंडो पैसिफिक का 3rd इंपॉर्टेंट पिलर है। इंडो पैसिफिक जो है उसको 2020 के बाद और ज़्यादा सीरियसली दुनिया ने देखा, क्योंकि क्या हुआ कि कोविड के समय में दुनिया को ये पता चल गया कि चाइना जो है उसने पूरी सप्लाई चेन को मोनोपोलाइज्ड कर लिया है। और चाइना जो है वो कोविड के टाइम पर दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, राइट। इसी वजह से अब दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि चाइना पर ही, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में रखना जो है दैट इज़ नॉट राइट स्ट्रेटजी। तो अब दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो दूसरे देशों में अपना प्रोडक्शन सेंटर खोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया भी उसमें आ गया। तो ये जो एक चीज़ है, ये जो अब एग्जिट चाइना जो चल रहा है, तो इसमें जापान और इंडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और दूसरे देशों को भी भारत और जापान की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में। दोस्तों, ग्लोबल साउथ का मतलब यहां पर आप समझ लीजिए कि जो दुनिया के डेवलपिंग देश हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड देश हैं वो भी ग्लोबल साउथ का पार्ट हैं। अब बहुत सारे रिकैलिब्रेशंस हो रहे हैं
किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन अभी एक एग्रीमेंट हुआ और इसके बारे में मैंने एक इस टॉपिक को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। आपको ईरान और सऊदी अरेबिया के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। दूसरी जो चीज जो आने वाले समय में मैं बनाने वाला हूं एक वीडियो, एंड दैट इज साउथ कोरिया और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। आपको लगेगा कि दिस इज नॉट ए बिग थिंग, लेकिन हमारे यहां पर उतना ज्यादा इस टॉपिक को कवर नहीं किया जाता, लेकिन साउथ कोरिया और जापान के बीच में भी इश्यूज चल रहे थे। तो यहां पर ईरान और सऊदी की जो डील है वो चाइना ने करवाई है और चाइना की जीत बताया जाता है। ये साउथ कोरिया जापान में जो डील हुई है इसको यूएसए की जीत जो है वो बताया जाता है। तो अब दुनिया के अलग अलग देशों में खास करके अब डेमोक्रेसीज की बात करें तो अब डेमोक्रेसीज जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने लगी है। जर्मनी और जापान के बीच में भी लास्ट वीक में एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट में ये है कि वो रशिया पर जो भी अपनी रिलायबिलिटीज हैं वो धीरे धीरे कम करेगा और इसी के साथ साथ अपनी चाइना सेंटर्ड सप्लाई चेन जो है तो उसको भी एक्सपांड करने वाला है। दूसरे देशों में प्रोडक्शन सेंटर जो है वो जर्मनी और जापान मिलकर खोलने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसीज जो हैं आर जॉइनिंग हैंड्स लाइक never before, and it needs to be mentioned here that Kishida has been striving to bring the rich and poor nations of the world together. ये किशिदा साहब जो हैं उन्होंने ये ग्लोबल साउथ के बारे में बात बताई। अब ग्लोबल साउथ में जनरली पहले क्या होता था, रिच कंट्रीज वर्सेस पुअर कंट्री, ऐसे सिचुएशन में देखने को मिलती थी। अब जापान जो है वो एक रिच कंट्री है और वो ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब वो ऐसा नहीं कह रहे कि रिच वर्सेस पुअर, लेकिन ग्लोबल साउथ का मतलब है रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो शिंजो एबे साहब की एक फॉरेन पॉलिसी थी जिसको वो कहते थे पैनोरामिक डिप्लोमेसी, यानी कि चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना, राइट, एक बिग पिक्चर देखते हुए आगे बढ़ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर जापान जो है वो फॉलो कर रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के काफ़ी हित में नजर आती हैं। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।